बच्चों, हमने पिछले कालखंड में संयोजी ऊतक के अंतर्गत कंकाली ऊतक के बारे में अध्ययन किए। इस क्लास में हम अभी संयोजी ऊतक के अंतर्गत संवहनी संयोजी ऊतक संयोजी ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। संवहनी संयोजी ऊतक, जिसको हम वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, नाम से स्पष्ट है। संवहनी मतलब संवहन करना, ले जाना। यह जो ऊतक होता है शरीर में संवहन करने का कार्य करता है। खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है, ले जाने का काम करता है, इसलिए इसका नाम संवहनी संयोजी ऊतक पड़ा। ये भी आम ऊतक के समान होता है। इसमें मैट्रिक्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। इसका जो मैट्रिक्स होता है, इसका मैट्रिक्स जो होता है तरल प्रकार का होता है, लिक्विड होता है। इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। नाम थोड़ा बदल गया यहाँ पर। जो आधारी भाग होता है, मैट्रिक्स मतलब आधारी भाग, ये जो मैट्रिक्स होता है इस ऊतक में इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। इसी मैट्रिक्स या इसी आधारी भाग पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसा कि पूर्व ऊतकों में होता था। इसी प्रकार इन ऊतकों में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को यहाँ पर कणिकाएं कहते हैं। इन ऊतक को हम यहाँ पर कणिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा मतलब मैट्रिक्स है, और जो कोशिका होता है, कोशिका को हम कणिकाएं कहते हैं। संवहनी संयोजी ऊतक में जो तंतु होते हैं ये यहाँ पर नहीं पाया जाता है। इन ऊतक में जो है तंतुओं का पूर्ण अभाव होता है, ठीक है। तो मुख्यतः जो है ये प्लाज्मा या मैट्रिक्स और कणिका या कोशिकाओं से ही बना होता है। ये जो है संरचना की दृष्टि से जो है दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं रुधिर और दूसरे को बोलते हैं लसिका। रुधिर और दूसरा होता है लसिका। इनकी संरचनाओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं रुधिर। आप रुधिर से जो है आप पूर्व परिचित हैं, सब जानते हैं। रुधिर को हम ब्लड कहते हैं, रक्त कहते हैं, खून कहते हो आप। ब्लड, रक्त, या इसको खून भी कहते हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है, जैसे बताया आपको मैं कि इस मैट्रिक्स को हम प्लाज्मा कहते हैं। मैट्रिक्स, इसका जो प्लाज्मा होता है ये हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। रुधिर का जो प्लाज्मा होता है ये हल्के पीले रंग का होता है, जो कि दो भाग से बना होता है। अगर रुधिर देखते हैं तो ये दो भाग से बनता है। एक तो प्लाज्मा, जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, और दूसरा है कोशिका या कणिकाएं। अर्थात एक रुधिर के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और दूसरा कणिकाएं, ठीक है। प्लाज्मा मीन्स होता है मैट्रिक्स और कणिकाएं मीन्स कोशिका। अब ये तो प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो प्लाज्मा जो होता है
ये सीरम और फाइब्रोजन, अगर देखा इस प्रकार देखते हैं, किसको प्लाज्मा कहते हैं, किसको रुधिर कहते हैं, तो रुधिर बना होता है प्लाज्मा और कणिकाएं से। प्लाज्मा धन कणिका बराबर रक्त, रुधिर। अगर प्लाज्मा को देखते हैं तो प्लाज्मा बना होता है सीरम और फाइब्रोजन प्रोटीन से। सीरम धन फाइब्रिनोजेन, एक प्रोटीन का नाम होता है प्रोटीन। इस प्रोटीन और सीरम से जो होता है प्लाज्मा बना होता है। सीरम किसे कहते हैं? तो सीरम जो किसे कहेंगे? प्लाज्मा से आप जो है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दीजिए तो बचा भाग कहलाता है सीरम। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी संरचना, इनकी स्ट्रक्चर होती है। अब हम देखते हैं प्लाज्मा, इसका संगठन। प्लाज्मा या मैट्रिक्स। प्लाज्मा जो होता है एक तरल निर्जीव भाग है और ब्लड का, खून का, रक्त का ये लगभग 60% भाग बनाता है। एक ब्लड में जो है 60% जो है प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होता है, ये जो है हल्का पीला रंग का होता है और इसका संगठन देखते हैं तो लगभग इसमें 90% जो है जल होता है। एक प्लाज्मा के अंदर संगठन देखते हैं तो 90% भाग से जल से बना होता है और 10% भाग जो होता है, 10% जो होता है, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, 60% जो होता है ये ब्लड का हिस्सा है। एक ब्लड में जो है 60% भाग जो है सिर्फ प्लाज्मा का बना होता है और 40% जो होता है या 40% जो होता है वो कणिकाओं से बनता है। जबकि प्लाज्मा का संगठन जो होता है ये 90% जो होता है इसमें जल होता है और 10% जो होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है। इसके अलावा जो होता है इसमें बहुत सारे अवयव पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर अगर देखते हैं तो इसका संगठन जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, जैसे आपका कुछ लवण होते हैं, यौगिक होते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये तत्व होते हैं। इसके अलावा क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ये सब पाए जाते हैं। क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ये सारे अवयव जो होते हैं ये इसके प्लाज्मा में घुले होते हैं, पाए जाते हैं। इसके अलावा देखते हैं ये जो लवण होते हैं, ये सारे लवण जो है मिल करके ब्लड को क्षारी करते हैं, है ना। इनकी माध्यम जो होता है ये क्षारी प्रकृति का होता है, तो ये सारे लवण जो मिलकर ब्लड को क्षारी बनाते हैं। इसके अलावा जो होता है इनमें बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो है बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब में कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ हैं जो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है? तो इसके अंदर में प्रोटीन होता है, ये सब घुले होते हैं इसके अंदर में।
प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर जो है बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लोबिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन जो होता है, ये सारे प्रोटीन जो है इसी के अंदर घुलित अवस्था में मिलते हैं। फिर आपका पोषक पदार्थ, इसके अंदर जो है पोषक पदार्थ भी पाया जाता है, जैसे ग्लूकोज, वसा, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, ठीक है, फैटी एसिड, ये सारे चीज़ जो होते हैं ये पोषक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं और ये भी जो है प्लाज्मा में घुलित अवस्था में मिलते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारे हार्मोन्स भी होते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स भी जो है इसके अंदर पाया जाता है। बहुत सारे उत्सर्जी अंग भी होता है, उत्सर्जी पदार्थ भी होता है, जैसे यूरिया, यूरिकम, अमोनिया, ये सारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये इसी प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके पश्चात बहुत सारे एंटीजन होता है। एंटीजन किसे कहते हैं? ये विशेष पदार्थों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, शरीर के अंदर जो है पदार्थों को प्रेरित करते हैं ताकि ये एंटीबॉडीज का निर्माण कर सके। ऐसे पदार्थों को हम एंटीजन कहते हैं। तो ये एंटीजन भी जो है इसके अंदर पाया जाता है। कुछ एंटीबॉडीज भी होते हैं, विशेष पदार्थ होते हैं प्लाज्मा के अंदर जो बाहर से हुए जो टॉक्सिन होता है उसको निष्क्रिय करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है एंटीबॉडीज भी होता है, बहुत सारे एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये बहुत सारे चीज़ों का मिश्रण है। इसमें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, बहुत सारे चीज़ इसके अंदर समाहित होते हैं। इन सारे चीज़ को हम एक साथ प्लाज्मा कहते हैं। कार्य क्या है? तो ये जो है ताप कंट्रोल करता है, बॉडी में, शरीर में ताप को कंट्रोल करता है और ये भोज्य पदार्थों को वितरण करने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लाज्मा का संगठन। दूसरा देखते हैं कणिका। कणिकाएं, हम कोशिकाओं को ही कणिकाएं कहते हैं, कार्पसल्स। ठीक है, जो अन्य ऊतकों में जो कोशिकाएं होती हैं इसमें हम नाम बदल दिए, इनका नाम हो गया कार्पसल्स या कणिकाएं। अब ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा में कई सारी कणिकाएं पाई जाती हैं। सबसे बड़ा देखिए नंबर 1 आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसको हम हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, या इसको इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी ये जो कणिका होता है जनरली ये गोल या अंडाकार होता है, खासकर स्तनियों में, खासकर हम लोगों में ये जो है आरबीसी गोल या अंडाकार होता है, हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, नाम क्योंकि लाल कणिका है लेकिन इसका जो वास्तविक कलर जो होता है वो हल्का पीला होता है। आरबीसी के अंदर जो है केंद्रक नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस जो है इसके अंदर नहीं पाया जाता है। गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, ये सारे जो कोशिकांग होते हैं ये सब इसके अंदर नहीं पाए जाते। ठीक है, ये जो केंद्रक होता है इसके अंदर जो है नहीं होता है, क्योंकि हम स्तनी प्राणी हैं। कुछ स्तनी को छोड़कर, जैसे आपका ऊंट या लांबा और ऊंट एक ऐसे स्तनी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो केंद्रक विहीन कणिका होता है, गोल अंडाकार आकार का, हल्के पीले रंग का कणिका होती है, इसको हम आरबीसी कहते हैं। आरबीसी ये जो है उभयोत्तल प्रकार का होता है मनुष्यों में, खासकर स्तनियों में, मनुष्यों में देखते हैं तो ये उभयोत्तल प्रकार का, इसकी जो आकार होती है वो उभयोत्तल होता है। ठीक है,
जनरली इसकी जो संख्या होती है लगभग एक घन मिलीमीटर, 1 घन मिलीमीटर ब्लड में, खून में, ठीक है, मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर खून में आरबीसी की संख्या लगभग 55 लाख में होता है, ये 55 लाख तक होती है। मनुष्य के 1 घन मिलीमीटर ब्लड में आरबीसी की संख्या लगभग 55 लाख तक हो सकता है। ये पुरुषों में होता है, जबकि स्त्रियों में जो है थोड़ा सा कम होता है, इसमें लगभग 50 लाख के बराबर, ठीक है। स्त्रियों में 1 घन मिलीमीटर ब्लड में लगभग 50 लाख आरबीसी पाई जाती है। इनकी संख्या जो होता है ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। अगर इसकी औसत आयु देखते हैं तो एक आरबीसी की जो औसत आयु होता है वो लगभग 100 दिन का होता है, 100 डेज। एक आरबीसी की औसत आयु अगर हम मापते हैं तो ये लगभग 100 दिनों का होता है। ब्लड में इनकी संख्या जो होती है घटती बढ़ती रहती है, कभी कम हो गया कभी बढ़ जाता है। जब कम हो जाता है इसको कहते हैं एनीमिया। सभी आप भली भांति परिचित हैं। जब शरीर के अंदर में जो है ब्लड की कमी हो जाती है, इस रोग को कहते हैं एनीमिया। इसमें ब्लड के अंदर में आरबीसी संख्या घट जाता है। कभी कभी जो है क्या होता है कि ब्लड में आरबीसी संख्या अचानक बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। एनीमिया कमी से होता है और ज़्यादा अगर बढ़ जाता है इसकी मात्रा तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। इसमें आरबीसी संख्या अचानक वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब इसके पश्चात देखते हैं इस आरबीसी में जो होता है एक यौगिक होता है, उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन, HB। HB का मतलब होता है हीमो, H का हीमो और B से ग्लोबिन। आरबीसी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन धन प्रोटीन। इसके कच्चे पदार्थ होते हैं, जो भी आरबीसी होता है इसके कच्चे पदार्थ जो होता है आयरन प्लस प्रोटीन मिलकर जो है आरबीसी का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो और खासकर जो B1 विटामिन, B12 या फिर फोलिक एसिड जो आपका आजकल आप लोग को स्कूलों में दिया जाता है खाने के लिए, फोलिक एसिड टेबलेट आता है। ये जो टेबलेट्स होते हैं विटामिन B12 या फोलिक एसिड, ये जो है आरबीसी बनने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। आरबीसी निर्माण के लिए जो है ये प्रेरित करते हैं, अर्थात आरबीसी बनाने में जो है ये सहयोग प्रदान करते हैं। इसीलिए आपको स्कूलों में फोलिक एसिड का टेबलेट दिया जाता है। ये जो HB होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, जो कि एक आयरन धन प्रोटीन से बनता है, जहां पर हीम एक आयरन भाग होता है और ग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन भाग होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर इसकी मात्रा देखते हैं तो लगभग 100 ml ब्लड में 100 ml ब्लड में एक HB की मात्रा होनी चाहिए, है ना, एक हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। ये लगभग 14 से 15 ग्राम। एक स्वस्थ व्यक्ति में एक 100 ml ब्लड में लगभग 14 से 15 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन पाया जाता है तब आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपके शरीर के अंदर में पर्याप्त मात्रा में ब्लड है। अगर इनकी संख्या क्योंकि घटती बढ़ती रहती है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट जो है 14 या 15 ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके भोजन
अगर संतुलन बिगड़ जाता है कभी कभी तो इसकी मात्रा कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकता है। तो ये एक प्रकार का एक निश्चित मात्रा है, एक कांस्टेंट लेवल है ये, ठीक है, जो कि 100 ml ब्लड में 14 से 15 ग्राम होना चाहिए। अगर ये जो है कम होती है, 10 से कम होता है, तो आपके शरीर में जो है ब्लड की मात्रा घटने लगती है। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 ग्राम से नीचे आता है तो धीरे धीरे जो है इसकी मात्रा घटने शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से 100 ml ब्लड में जो है लगभग इसकी मात्रा 14 से 15 ग्राम होना चाहिए। अगर घटती है तो आप अस्वस्थ हैं, आपके ब्लड जो है कम है। 5 से नीचे अगर आता है आपके ब्लड में, अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर 5 ग्राम से नीचे आता है तो इसको हम क्रिटिकल साइज कंडीशन कहते हैं, है ना। इस स्थिति में आपका ब्लड जो बीपी बहुत लो हो जाता है, कभी कभी जो है हृदयाघात से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति ना पाए, हमेशा इसकी जो मात्रा होती है हमेशा अच्छी बनी रहना चाहिए। अब जो ये जो हीमोग्लोबिन होता है जो कि आयरन और प्रोटीन से बनता है, ठीक है, इसका अगर अणुभार देखते हैं तो लगभग ये 68,000 के आसपास होता है इसका अणुभार। ये हो गया आपका आरबीसी। आप देखते हैं आपका रुधिर अपघटन किसे कहते हैं। रुधिर अपघटन रुधिर अपघटन एक क्रिया है। आरबीसी के चारों ओर जो होता है एक अर्ध पारगम्य झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। आरबीसी के चारों तरफ जो होता है एक पतली झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली पाई जाती है। अगर इसको अगर कम सांद्रता वाले जल मिल जाए, जैसे जल, किसी जल में अगर हम आरबीसी को रख दें, डुबा दें, तो आरबीसी जो होता है अंतःप्रसरण द्वारा जल को सोखता है, ठीक है। आरबीसी जो होता है ये अंतःप्रसरण के द्वारा जो है जल को सोख कर फूल जाता है, और फूलकर जो होता है फट जाता है। फटने पर जो होता है आरबीसी से जब एचबी बाहर निकलता है, ठीक है, जल को सोख करके अंतःप्रसरण क्रिया द्वारा जब जल को सोख करके आरबीसी से जब एचबी बाहर निकलता है, इसी क्रिया को हम रुधिर अपघटन कहते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में इसकी डेफिनेशन पूछता है, तो आरबीसी से एचबी का बाहर निकलना ही या हीमोग्लोबिन का बाहर निकलना ही रुधिर अपघटन कहलाता है। दूसरे प्रकार का कणिका जो देखते हैं वो है WBC। WBC इसका नाम है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अगर देखते हैं तो ये जो कणिका होती है ये बड़ी आरबीसी से बड़ी होती हैं, बड़ी आकार की होती हैं, अनियमित होती हैं, कम होता है, रंगहीन होता है। इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, जबकि इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, है ना। WBC के अंदर में एक सुविकसित गोल केंद्रक पाया जाता है। इनकी मात्रा जो है आरबीसी से कम होता है। अगर ब्लड देखते हैं, 1 घन मिलीमीटर ब्लड में देखते हैं, तो WBC की संख्या जो होती है लगभग ये 5 से लेकर 9,000 तक हो सकता है। क्योंकि स्थायी नहीं है, 5 से लेकर 9,000 तक हो सकती है 1 घन मिलीमीटर में, जबकि इसका 50 लाख होता है, जबकि ये मात्र 5 से लेकर 9,000 तक ही होता है। तो इनकी संख्या जो होता है परिस्थिति के आधार पर जो है घटता है, बढ़ता है। इसके पश्चात ये आकार परिवर्तन करते हैं, माहिर होते हैं। जैसे अमीबा होता है, अमीबा जो होता है हर क्षण अपने आकार को बदलता है,
उसी प्रकार जो है WBC जो है ये भी अपने आकार परिवर्तन करने में माहिर होते हैं। ये भी हर क्षण अपना आकार को बदलता रहता है और आकार को बदलकर जो है कभी कभी जो है वाहिकाओं को छोड़कर, जो रुधिर वाहिनियाँ होती है उनको छोड़ करके जो है ये कभी कभी जो है ऊतक द्रव में आता है, ऊतक के बीच में आ जाता है। इसी को हम कहते हैं केशिका पारण, है ना। ब्लड वाहिनियों को छोड़ करके कभी कभी WBC जो है ऊतकों के बीच में आ जाता है। इस घटना को हम केशिका पारण कहते हैं। अब देखते हैं WBC के प्रकार। तो WBC जो होता है ब्लड में या रक्त में होता है, ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है कणिकामय और दूसरा होता है कणिका विहीन WBC। कणिकामय WBC और कणिका विहीन WBC। कणिकामय जो WBC होता है ये 3 प्रकार का होता है, जबकि कणिका विहीन WBC जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। अर्थात ब्लड में जो है 5 प्रकार के WBC पाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, कणिकामय WBC जो होता है इसमें कणिकाएं पाई जाती हैं, ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। सबसे पहला है इओसिनोफिल्स। ये पहला कणिकामय WBC है, इओसिनोफिल्स। ये बड़ी होती है, केंद्रक जो है इसके अंदर पाया जाता है और केंद्रक जो होता है ये 2 पिंड का बना होता है। इसके अंदर जो केंद्रक होता है इस प्रकार से ये 2 पिंड का बना होता है। केंद्रक जो होता है 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका केंद्रक जो होता है ये 2 पिंड में बढ़ जाता है और ये पूरे WBC का लगभग ये 3% भाग बनाता है। पूरे WBC में इसका मात्रा जो है लगभग 3% होती है। कभी कभी जो होता है इनकी संख्या अचानक बढ़ जाता है शरीर में, ठीक है। कभी कभी जो है इओसिनोफिल्स की मात्रा अचानक शरीर में बढ़ जाता है, तब हमको सर्दी खांसी आती है। जब सर्दी हो जाता है तो आपके अंदर में इओसिनोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, तब आपको सर्दी या खांसी वगैरह जो होता है तब आती है, ठीक है। दूसरे प्रकार के जो कणिका होता है इसको हम कहते हैं बेसोफिल्स। ये दूसरे प्रकार के कणिकामय WBC है। इसके अंदर जो केंद्रक होता है ये भी बड़ी कोशिका होती है। इसके अंदर जो केंद्रक होता है ये 3 पिंड का बना होता है। ये जो केंद्रक होगा अंदर जो होता है ये 3 पिंडों से बना होता है इस प्रकार से, जबकि इसका केंद्र जो होता है 2 पिंड से बटा होता है। इसका केंद्र जो होता है 3 पिंड में बटा होता है। तो बेसोफिल की जो होता है केंद्र जो है 2 से अधिक होता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो ये जनरली 3 पिंड का होता है और ये 0.5 पूरे WBC में इसकी जो मात्रा होती है ये इसकी मात्रा 0.5% होती है। ये इनकी कणिकाओं के अंदर देखिए जो बेसोफिल्स होता है, इन कणिकाओं के अंदर में हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, और हिस्टामिन पदार्थ जो है पाया जाता है। ये जो पदार्थ होते हैं क्या कार्य करते हैं, ये ब्लड को या जो धमनियां होती हैं इसको संकुचित और फैलाने का कार्य करते हैं, जैसा कि आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। तीसरे प्रकार का जो कणिका होता है कणिकामय WBC का, ये होता है आपका न्यूट्रोफिल्स। ये भी कणिकामय WBC का एक अंश है, भाग है। ये बड़ी आकार की
कोशिका होती, कणिकाएं होती हैं। अब इसके अंदर जो केंद्रक होता है ये कई लोब का बना होता है। इसके जो केंद्रक होता है ये कई पिंड में बटा होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ये कई पिंडों का बना होता है और ये पूरे WBC का लगभग ये 70% भाग बनाता है, ठीक है। पूरे WBC में लगभग 70% जो होता है इसकी संख्या पाई जाती है। इसको फेगोसाइट कोशिका भी कहते हैं, अर्थात ये हानिकारक जीवाणुओं को या हानिकारक जो जर्म्स होते हैं शरीर के अंदर में, इनको जो है ये भक्षण करने का कार्य भी करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 प्रकार का, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये आपका कणिकामय WBC के भाग होते हैं। इसके पश्चात देखते हैं कणिका विहीन WBC। ये 3 प्रकार का हुआ बताया अभी आपको मैं, और ये आपका कणिका विहीन WBC ये 2 प्रकार का होता है। कणिका विहीन जो WBC होता है, जो पहला है आपका लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती है, ठीक है। कणिका विहीन में होता है, इनमें कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। खासकर जो ये कणिका विहीन जो WBC होता है, इनका निर्माण जो होता है लसिका ग्रंथियों से होती है। लसिका ग्रंथियों में जो है ये पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट जो होता है ये गोल होती है, केंद्रक इनमें बड़ा होता है, बड़ा केंद्रक पाया जाता है और WBC का लगभग ये 8% भाग बनाते हैं। दूसरा प्रकार का जो होता है इसको बोलते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट मोनोसाइट जो होता है ये दूसरे प्रकार का कणिका विहीन WBC के पार्ट्स होता है। ये भी बड़ी आकार की कोशिका कणिकाएं होती हैं। केंद्रक बीच में जो होता है, इसका केंद्रक जो होता है बहुत बड़ा होता है, जबकि इसका केंद्रक जो होता है ये घोड़े के नाल के समान होता है, ऐसा, ठीक है। लिम्फोसाइट में जो केंद्रक होता है बहुत बड़ा होता है, लगभग कोशिका के लगभग आकार के, जबकि मोनोसाइट में जो केंद्रक होता है ये घोड़े के नाल के समान होता है। तो इस प्रकार से ये 1 से लेकर 3% भाग जो है WBC में का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से पूरे WBC में कणिकामय में 3 भाग, 3 पार्ट्स होता है, 3 कणिकाएं, और कणिका विहीन में जो है 2 कणिकाएं, अर्थात पूरा WBC 5 प्रकार की कणिकाओं से बनता है। नंबर तीसरा है थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स। इसको कहते हैं प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट जो होते हैं या थ्रोम्बोसाइट जो होता है ये अस्थि मज्जा के टूटने से बनता है। जितने भी अस्थि मज्जा, बोन मैरो जो होता है, इनके टूटने से बनता है और ये इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ये इनकी जो औसत आयु होती है ये लगभग 10 दिन की होती है, जबकि WBC की औसत आयु लगभग 3 से 4 दिन की होती है, और RBC की औसत आयु जो है 100 दिन की होती है। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं जो कि हड्डियों के टूटने, जो अस्थि मज्जा टूटने से बनता है, ये ब्लड को जमाने का कार्य करते हैं। रक्त को थक्का जमाने का कार्य जो है इन्हीं प्लेटलेट्स के माध्यम से होता है। अब देखते हैं दूसरा है लसिका। लसिका दूसरा भाग है लसिका। तो लसिका किसे कहते हैं? लसिका जो है एक प्रकार का ब्लड का ही भाग होता है। जब ब्लड होता है, ब्लड वाहिनियों में जब उच्च दाब से बहता है तो इनकी कैपिलरीज जो होती हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज या रुधिर की वाहिकाओं में जाकर जो है ये पतले पतले भागों में बढ़ जाता है। कि जो वाहिनियाँ होती हैं ये केशिकाओं में बढ़ जाता है। जब केशिकाओं में जो ब्लड पहुंचता है तो उच्च दाब के कारण जो है अंदर का जो ब्लड होता है ये रिस करके बाहर निकलते हैं। तो केशिकाओं से रिसा हुआ ब्लड को ही हम लसिका कहते हैं,
क्योंकि इसमें आरबीसी रिच नहीं पाता है, इसीलिए जो है बाहर नहीं आ पाता, इसीलिए लसिका में जो है आरबीसी नहीं पाया जाता है। इसमें सिर्फ डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। इसके अंदर जो होता है लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। लसिका के अंदर जो है लिम्फोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो लसिका होती है जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज नहीं पहुँचता है, ऐसे अंग, ऐसे ऊतक तक जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज या रक्त वाहिनियाँ नहीं पहुँचती है, उन जगहों का पोषण जो है लसिका के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से संवहनी संयोजी ऊतक को हम दो भाग बांटते हैं। एक तो आपका रक्त में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और दूसरा है आपका लसिका, है ना। ये दोनों मिलकर जो है संवहनी संयोजी ऊतक का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात देखते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो होता है शरीर प्रतिरक्षा तंत्र, एंटीजन जो होता है अर्थात जीवाणु, विषाणु या अन्य प्रकार के हानिकारक पदार्थों के प्रभाव को हम एंटीजन कहते हैं। इन एंटीजन को समाप्त करने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, ठीक है। ऐसे पदार्थ को जो प्रेरित करते हैं जिससे इनको नष्ट कर सके, ऐसे पदार्थ जो है कहलाते हैं एंटीबॉडीज। तो शरीर में इस एंटीजन को जो है प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, एंटीबॉडीज बनता है। शरीर में बनने वाले एंटीबॉडीज को ही हम शरीर प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने संयोजी ऊतक के अंतर्गत ब्लड और लसिका के संरचनाओं का अध्ययन किया। नेक्स्ट कालखंड में हम दूसरे प्रकार के ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।